ऑर्गेनाइजेशनल एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रैटेजिक सपोर्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एडिटोरियल मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ मीडिया इनिशिएटिव्स आदि क्षेत्रों में दक्षता रखने वाले श्री राधेश्याम दीक्षित जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। कंटेंट प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के लिए प्रसिद्ध श्री राधेश्याम दीक्षित जी को इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वेब, प्रिंट और वीडियो प्रोडक्शन के साथ ही साथ प्रिंट जर्नलिज्म और टीवी प्रोग्राम प्रोडक्शन में 19 वर्षों से अधिक का अथाह अनुभव प्राप्त है। हिंदी लिटरेचर एंड जर्नलिज्म में मास्टर्स और माखन लाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन भोपाल नोएडा कैंपस से मास्टर्स इन ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मीडिया राइटिंग भी किया है। दूरदर्शन, दैनिक जागरण, आकाशवाणी, इंडिया न्यूज, सुदर्शन टीवी आदि प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशंस में अपनी बहुमूल्य उपयोगिता सिद्ध कर चुके श्री राधेश्याम दीक्षित जी वर्तमान में सोसाइटी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट में प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में अपनी अतुलनीय सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। रूरल वायर नाम के प्रोजेक्ट के जरिए समाज में सामाजिक उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत श्री राधेश्याम दीक्षित जी को समाधान ग्रुप और स्किल्ड एंटरप्रेन्योरशिप मिशन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आज हम बात करने जा रहे हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के बारे में, जिसमें बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर हैं और आपके जीवन के लिए बहुत नए रास्ते खुलने के लिए तैयार हैं। तो आइए हम बात करते हैं, शुरू करते हैं खाद्य प्रसंस्करण के संबंध में ये एक महत्वपूर्ण सत्र, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह का ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, इसके अवसर किस किस तरह के हैं, इसमें गवर्नमेंट की स्कीम्स क्या हैं, फूड प्रोसेसिंग के डायमेंशंस क्या क्या हैं, कितने स्तर पर फूड प्रोसेसिंग होती है, उसके स्वरूप क्या क्या होंगे और कोई व्यक्ति किस किस स्तरों पर इस काम को कर सकता है। एक छोटा काम को शुरू करना चाहता है तो क्या संभावनाएं हैं, किसी के पास एक प्रॉपर उद्यम या एंटरप्रेन्योरशिप के मॉडल में कोई जाना चाहता है तो उसके पास क्या अवसर हैं, और यदि कोई बहुत बड़े इंटरप्राइज के तौर पर एमएसएमई में जाना चाहता है तो क्या वो इसमें कर सकता है, कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो चलिए सत्र की शुरुआत करते हैं और समझने की शुरुआत करते हैं कि ये खाद्य प्रसंस्करण वास्तव में क्या है। तो सबसे पहले है जो फूड प्रोसेसिंग है, उसको हम कहते क्यों फूड प्रोसेसिंग बोलते हैं। फूड प्रोसेसिंग बेसिकली है कि किसी भी खाद्य पदार्थ को जो खेतों में उपजता है, चाहे वो अनाज के रूप में हो, दलहन के रूप में हो, तिलहन के रूप में हो या किसी भी रूप में, या फिर वो मीट प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो सकता है, जिसको हम खाने योग्य बनाते हैं। यानी प्राथमिक स्तर पर जैसे ही खाने योग्य बनाते हैं वो हमारे प्रसंस्करण की शुरुआत हो जाती है। तो इस तरह से फूड प्रोसेसिंग हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हमारे किसी भी खाद्य को हमारे ग्रहण योग्य बनाने के लिए जब भी हम प्रक्रिया को अपनाते हैं उसे फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। तो यह आपने बुनियादी तौर पर समझा है और इसके साथ हमें यह भी समझना है कि इसको अन्य तरह पर अलग अलग स्तर पर जब प्रसंस्करण करते चले जाते हैं तो उसके स्वरूप बदलते चले जाते हैं। इसको हम देखते हैं जब इंडस्ट्री के लेवल पर आते हैं, तब आगे हम क्या करते हैं कि इसको 3 स्तरों में हम विभक्त करते हैं। एक है प्राइमरी लेवल फूड प्रोसेसिंग, दूसरी है सेकेंडरी लेवल फूड प्रोसेसिंग और है टर्शियरी लेवल फूड प्रोसेसिंग। प्राइमरी लेवल फूड प्रोसेसिंग वो कि जो खाद्य को किसी भी रूप में प्रथम स्तर पर खाने योग्य बनाना, वो प्राइमरी लेवल की फूड प्रोसेसिंग हो गई। सेकेंडरी लेवल की फूड प्रोसेसिंग वो हो गई जिसमें हम उसको प्रिजर्व करते हैं, कुछ समय के लिए होल्ड कर सकते हैं, जैसे ब्रेड है, बिस्किट है, बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं, केक हैं, पेस्ट्रीज हैं, या इस तरह से आप रोटी है या सब्जियां हैं या अन्य तरह की नमकीन है, जिसको हम सेकेंडरी फूड प्रोसेसिंग में मानते हैं। और साथ में जब हम इसको और लंबा प्रिजर्वेशन पीरियड करते हैं, खास करके नमकीन वगैरह में, तब हम इसे टर्शरी प्रोसेसिंग प्रोडक्ट के तौर पर हम देखते हैं। और फूड को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक हमें इसमें जाना होता है। लेकिन इसकी आलोचना पूरी दुनिया में इसलिए होती है क्योंकि इस तरह के उत्पादों में या तो तेल का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, या फिर प्रिजर्वेशन के लिए प्रिजर्वेटिव्स का यूज़ होता है, या फिर इसमें शुगर या नमक का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर हम उसको बहुत लंबे समय तक कोल्ड चेन में फ्रीज करके रखते हैं सेमी प्रोसेसिंग के बाद, या फिर उनको बार बार कुक किया जाता है। इन कारणों से जो टर्शरी प्रोसेस फूड है उसको अनहेल्दी पाया गया है। दुनिया भर में बीमारी के एक महत्वपूर्ण कारकों में इसे देखा जाता है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग करने वालों को इसके बारे में जानकार होना बेहद ज़रूरी है। और जब आप
उद्यमी के तौर पर इस काम को अपनाते हैं तो इसके विभिन्न जो आयाम हैं उसको जानना समझना बेहद ज़रूरी है। खाद्य पदार्थों को हम इसलिए लेते हैं क्योंकि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे बॉडी के लिए, हमारे दिनचर्या के संचालन के लिए, हमारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए उन सब की पूर्ति इन खाद्य सामग्री के ज़रिए होती है। इसलिए उनके संतुलन की आवश्यकता भी होती है और सामान्य तौर पर जो हमारा स्वास्थ्य का विज्ञान कहता है उसके अनुरूप मात्रा भी होनी चाहिए, यानी न्यूट्रिशन वैल्यू उसको भी हमें एस्टैब्लिश करना होता है। तो इसलिए फूड प्रोसेसिंग करते समय इन सब का ध्यान ज़रूर रखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनके साथ में अवसर कितना बड़ा है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। चूँकि भारत अपने आप कृषि प्रधान देश है, तो भारत में जो कृषि के उत्पाद हैं उनका प्रसंस्करण अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्रफल है और साथ में इसकी दुनिया भर में मांग है। इसलिए अवसर अपने आप बढ़ते हैं। कितने अवसर बढ़ते हैं ज़रा इसकी कल्पना करें। जो अलग-अलग एजेंसीज़ हैं, जो इससे जुड़े हुए इकाइयाँ हैं, उनका जो अनुमान है वो 2025 से 26 तक 535 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ये कारोबार पहुँच जाने की उम्मीद है। और केवल इतनी ही उम्मीद नहीं है, इस तरह के खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में नौकरियों की संभावनाएँ जैसे-जैसे काम बढ़ता है उसमें भी बढ़ती हैं, चाहे वो तकनीकी रूप में हो, चाहे वो हैंडलर्स के रूप में हो, चाहे सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पर हो, चाहे उसके विस्तारक के तौर पर हो या पैकिंग और ब्रांडिंग के तौर पर हो। तो इस क्षेत्र में 2024 तक 9 मिलियन नौकरियां पैदा होने की उम्मीद जताई गई है और ये उम्मीद बुनियाद पर आधारित है। इसलिए न केवल आप तमाम युवा साथियों के लिए बल्कि हर स्तर पर लोगों के लिए खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र बहुत बड़े अवसर का अनुमान देता है और उस दिशा में हम काम कर सकते हैं और अपनी समस्याओं के समाधान करते हुए बहुत से लोगों को रोजगार के अवसरों से जोड़ सकते हैं। 2030 तक भारतीय जो वार्षिक घरेलू खपत है वो तकरीबन 3 गुना होने की उम्मीद है और जिससे भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा उपभोक्ता बन जाएगा। क्योंकि चीन के बाद भारत की आबादी सबसे ज़्यादा है पूरी दुनिया में, तो सबसे बड़ा कंज्यूमर भी भारत है और कृषि में बहुत से ऐसे उत्पाद हैं जिसका दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। और सबसे बड़ी बात कि भारत में जो आबादी ज़्यादा होने के कारण, गरीबी ज़्यादा होने के कारण भारत में श्रम बल भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, काम करने वाले हाथों की कोई कमी नहीं है। तो इसलिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आपके लिए बहुत से अवसर हैं। इन अवसरों को लाभ लेने के लिए बुनियादी तौर पर सक्षम होना बहुत ज़रूरी है, यानी आपका स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपको उसके विभिन्न आयामों को समझना बहुत ज़रूरी है और साथ में उसके लिए जो बुनियादी तैयारी है, वो अगर आपकी है, तो आप निश्चित रूप से सफल होंगे और ये सब आप इस वीडियो के ज़रिए आप तक पहुँच रहा है। ध्यान से सुनते रहें, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कि भारत सरकार, एक है कि हम हमारे पास अवसर हैं और दूसरा है कि हम उसके लिए तैयार भी हैं, लेकिन तीसरा कि सरकार के स्तर पर क्या ध्यान दिया जा रहा है खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में। तो हम देखते हैं कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के तहत फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रायोरिटी दी गई है और ये प्रायोरिटी इसीलिए दी गई है क्योंकि ये बहुत बड़ी संभावनाएं इसमें उपलब्ध हैं। तो ये मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है उसमें ये फ्लैगशिप प्रोग्राम है, प्रायोरिटाइज्ड है और इसी के तहत पूरी जो सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण आपूर्ति की श्रृंखला जो बनाने का काम किया है, जिसके लिए पूरे देश भर में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी बनाए जा रहे हैं ताकि ये जो उत्पादन का किया हुआ माल है, चाहे वो अपने भारत के अलग-अलग राज्यों में उसकी खपत हो, चाहे फिर यहाँ से उसको एक्सपोर्ट किया जाए, उनके लिए सुविधाओं को विकसित किया जा रहा है। और उसी के तहत पूरे देश में 18 मेगा फूड पार्क और 134 कोल्ड चेन परियोजनाएं वो स्थापित की गई और उसमें भी तादाद बढ़ रही है। जो ग्राउंड पर काम चल रहा है वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत इसमें बहुत बड़ा विस्तार हो रहा है। छोटे मझोले और बहुत बड़े-बड़े इस तरह के कोल्ड स्टोरेज बनाए जा रहे हैं या अलग-अलग तरह के स्टोरेज जो जहां प्रोक्योरमेंट बड़े पैमाने पर की जा सके, ये बनाए जा रहे हैं हर तरह के उत्पादों के लिए। तो ये बहुत बड़ा संभावनाओं का द्वार है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जो सरकार के विभिन्न विभाग हैं, जो फूड प्रोसेसिंग के विभिन्न प्रकार की योजनाओं या विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों या विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में हिस्सेदार हैं, उनके बारे में एक बार जान लेते हैं। और सबसे बड़ी इकाई जो है वो कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात विकास प्राधिकरण की है, जो कृषि विभाग के बाद
सबसे बड़ा हिस्सेदार है, चूंकि एक्सपोर्ट भी इसमें होता है, तो इसलिए इसको एपीडा भी बोलते हैं। और ये बहुत महत्वपूर्ण इकाई है जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी करती है, जो लाइसेंसिंग भी देती है एक्सपोर्ट करने के लिए, और आपके मानकों को तय करने के साथ में आपका परीक्षण भी करती है और लाइसेंसेस इशू करती है, सर्टिफिकेशन करती है, ताकि दुनिया भर में माल आपका जाए तो आपको किसी और तरह की चुनौतियों का सामना कम से कम करना पड़े। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एजेंसी है। दूसरा है भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये जितने भी आप फूड प्रोसेसिंग में जब आप काम करने के लिए आते हैं, तो प्रसंस्करण के मानकों का निर्धारण करती है, और ये जो है वो कंट्रोल भी करती है। आपके ऊपर जुर्माना लगाने का काम है, वो भी करती है। इसीलिए इसको FSSAI, जिसको हम लोग सामान्य तौर पर फसाई लाइसेंस की बात करते हैं, वो केवल लाइसेंस नहीं देती, प्रशिक्षण भी देती है, मानकों का निर्धारण भी करती है, निगरानी भी करती है, और रैंडम टेस्टिंग, सैंपलिंग भी करती है, ताकि आपको पकड़ा जा सके अगर आप अधोमानक यानी मानकों के विरुद्ध कोई काम कर रहे हैं, या कोई स्टैंडर्ड को आप छोड़ रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, ताकि जनता के सेहत पर नुकसान न होने पाए। अगर आप देखें, अखबारों में आप पढ़ते होंगे कि जनपदों में जो खाद्य की सैंपल्स इकट्ठे किए गए और उनकी जांच की गई, उसमें कमी पाई गई और उसके लिए दंडित किया गया। तो इसके लिए पूरे देश में एक तंत्र है खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन का, जो कि इस अथॉरिटी के तहत काम करता है। कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर। तो इसमें अब तक कृषि विभाग तो बहुत सशक्त तरीके से काम कर रहा था, लेकिन सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय बना दिया गया है, जिससे कि पूरे देश में जो सहकारी इकाइयां हैं, जिनसे इस पूरे तरह के प्रोक्योरमेंट किया जाता है पूरे देश भर में, और साथ में किसानों का संगठन है, और उनसे बाद वो प्रसंस्करण इकाइयों में उत्पाद पहुंचता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये एक विभाग भागीदार है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, जितनी तरह की खाद्य की प्रसंस्करण की योजनाएं हैं, उसमें प्राथमिक तौर पर ज्यादातर योजनाएं इसी विभाग द्वारा संचालित की जा रही हैं। साथ में चूंकि जो मत्स्य पालन है, वो न केवल तालाबों में किया जाता है, नहरों में किया जाता है, नदियों में किया जाता है, बल्कि बहुत बड़े पैमाने पर समुद्र में होता है। इसलिए और भी समुद्र में पाए जाने वाले जीवों का भी खाद्य में उपयोग होता है। इसलिए समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में जितनी धरती है वो 25% से कम है, और 75% से ज्यादा पूरी दुनिया में पानी है, और इस पानी में अनंत संभावनाएं हैं। इसलिए यहाँ में मछलियां हैं, झींगे हैं, इस तरह के बहुत तरह के समुद्री जो जीव हैं, उनका एक्सपोर्ट किया जाता है और उनको खाद्य में उपयोग किया जाता है। इन सब के अलावा खादी ग्रामोद्योग हमारे देश में ग्राम विकास में, लोगों को काम देने में, समूह बनाने में, उसमें बड़ा कारगर है। और ये खादी विलेज इंडस्ट्रीज के समूह जो है बहुत तरह के उत्पाद बनाते हैं, यानी प्रसंस्करण करते हैं। तो इसलिए इसके माध्यम से भी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो इतने विभाग आप समझ सकते हैं कितनी महत्वपूर्ण खाद्य प्रसंस्करण की ये अवधारणा है, जिसमें इतने सारे विभाग भागीदार हैं। अब बात करते हैं किस किस तरह की योजनाएं हैं। जब हम विभागों को समझ चुके हैं, तो अमूमन जो इस क्षेत्र में आने वाले हमारे साथी हैं, वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनसे वो लाभ ले सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो योजना है वो है ये PLI-SFPI। तो आप देखते हैं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। तो ये उत्पाद प्रोत्साहन को देने के लिए, तो ये छोटी से लेकर बहुत बड़े बड़ी इकाइयां जो देश भर में लग रही हैं, उन सबको लाभान्वित कर रही है ये योजना। इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उसके बाद दूसरी जो बहुत बड़ी योजना है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, PMKSY। ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे आप भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा तीसरी जो योजना है वो PMFME जो स्कीम है, ये पूरे देश में लागू है, और राज्यों के द्वारा भी इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जहां पर ये ODOP यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो उत्तर प्रदेश की एक इनिशिएट फ्लैगशिप स्कीम है, उससे भी इस योजना को लिंक कर दिया गया है, और आप उसके ODOP के तहत भी इसका लाभ ले सकते हैं, और ऑफ ODOP यानी ODOP के बिना भी अन्य किसी राज्य में रहते हुए या उत्तर प्रदेश में आप इसका लाभ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ी स्कीम है,
इसके ज़रिए ये जो फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में जो असीमित संभावनाएँ हैं, उसको टैप करने की कोशिश भारत सरकार की ओर से की गई है और इसके लिए बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर भी डेवलप किया गया है, जिसके लिए जो फंड है, उसको एलोकेट बहुत पहले किया जा चुका है। इसमें फंड का रोना अमूमन नहीं रोया जा सकता। तो आइए आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं पहली स्कीम जो हमने आपको बताई, जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, पीएलआई स्कीम। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इसमें बहुत बड़ा फंड 10,900 करोड़ का फंड जो है, ये 21 और 20 वर्ष में लागू किया गया, जो कि 2026-27 तक ये स्कीम चलती रहेगी और इसका क्रियान्वयन इस पीरियड में किया जाना है। तो ये योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की है, जिसे इम्प्लीमेंट किया गया है और ज़मीन पर ये काम कर रही है। इसमें अलग-अलग घटक हैं, तो इन घटकों में अलग-अलग तरह के उत्पादों के निर्माण की बात है और इसमें अलग-अलग स्तर की इकाइयों के लिए इस योजना में सपोर्ट दिया जाता है। वो फाइनेंशियल एड भी है, इसमें मार्केट में आपको पहुँचने के लिए प्रचार-प्रसार और बिक्री के लिए भी है और अलग-अलग स्तर की जो बिक्री आप प्रोडक्ट्स की करते हैं, उसके आधार पर आपको इसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, यानी आपको प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो इसमें सब्जियों के लिए भी है, इसमें मिलेट्स के लिए भी है, इसमें रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स के लिए भी है, समुद्री उत्पाद या अन्य तरह की जो चीज़ हैं, उनको भी आप तैयार कर सकते हैं क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी खपत है, तो भारत एक अच्छा निर्यातक इस क्षेत्र में बने, भारत सरकार इसने इस योजना को इस रूप में लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि इस योजना के अन्य जो घटक हैं वो क्या हैं। तो दूसरा जो घटक है वो अंडे हैं, कुक्कुट का मांस है यानी पोल्ट्री है, अंडे के अन्य जो उत्पाद हैं, उन सबको आप बना सकते हैं और इन उत्पादों को आप प्रमोट कर सकते हैं। भारत सरकार ने ऑर्गेनिक प्रोड्यूस को भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करने के लिए भी इससे लिंक किया है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, जिनको सर्टिफिकेशन के साथ पूरी दुनिया में अलग-अलग देशों में उसकी सप्लाई की जा रही है और उसके ज़रिए लोगों को रोज़गार मिल रहा है क्योंकि हर स्तर पर रोज़गार इससे अवसर क्रिएट होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं। दूसरा है कि भारतीय जो ब्रांड है, उनको दुनिया के बड़े ब्रांड्स के मुकाबले में खड़ा करने के लिए भी ब्रांडिंग और मार्केटिंग में भी समर्थन दिया जा रहा है और इसमें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं और उसका फ़ायदा उठा करके जो कुछ वर्षों में जिन इकाइयों ने बेहतर काम किया है, जिनकी एक स्टैंडर्ड अचीव हो चुकी है, उपलब्धि उनको मिल चुकी है और वो कुछ करोड़्स में अपने धंधे को कर रहे हैं, मार्केट में उसकी सेल प्रोडक्ट ओरिएंटेड सेल हो रही है, उनको इसका लाभ दिया जा सकता है। बहुत डिटेल में जाने के लिए स्कीम को के नाम को टाइप करके आप जाकर के इसकी पूरा एक डॉक्यूमेंट वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और उससे आपको जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग की है, उसकी वेबसाइट से आपको उसका पूरा डॉक्यूमेंट मिलेगा। उसको थॉरोली स्टडी करें, समझें, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। अ, अब इसके बाद जो दूसरी स्कीम है वो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये भी फ्लैगशिप स्कीम है। इसके तहत काफ़ी पहले से सपोर्ट दिया जा रहा है और इसमें काफ़ी काम हो रहा है। आप देखें, ये 6,000 करोड़ रुपए के कुल आवंटन के साथ कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर के विकास के लिए ये योजना शुरू की गई, जो अभी चालू है और इस योजना के तहत इसी का नाम बाद में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। लेकिन ये बहुत सारे लाभ हमारे प्रसंस्करण उद्योग को दे रही है। इसमें मेगा फूड पार्क बनाए जा रहे हैं, एकीकृत कोल्ड चेन, जिसके नंबर्स हमने पहले बताए भी हैं। वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कृषि प्रसंस्करण समूहों के लिए बुनियादी ढांचे बनाए जा रहे हैं। साथ ही बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण किया जा रहा है। खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमताओं का निर्माण और विस्तार, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि प्रिजर्वेशन जो है वो अपने आप में उसकी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम, क्योंकि बहुत से उत्पाद होते हैं, उनके अलग-अलग फसल चक्र है, उसमें ही वो उपलब्ध होते हैं, पूरे साल उनकी उत्पादन नहीं होता, चाहे फल हों, चाहे सब्जियाँ हों, चाहे शहद हो, चाहे इस तरह के बहुत से उत्पाद हैं जिनका एक चक्र है, एक समय है, उस समय उपलब्धता होती है और हमें उसको हमेशा उपलब्ध कराने के लिए उसको प्रिज़र्व करना पड़ता है। तो प्रिज़र्वेशन की प्रोसेसेस को करने के लिए स्पेस चाहिए, फिर प्रिज़र्व करने के लिए स्पेस चाहिए, फिर हर उत्पाद के लिए अलग तरह की आवश्यकताएँ हैं। कोई बहुत निश्चित तापमान पर प्रिज़र्व किया जाएगा, किसी को बहुत ठंडे तापमान पर प्रिज़र्व किया जाएगा, किसी को एक मॉडरेट टेम्परेचर देने की आवश्यकता है। तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम पूरे देश भर में लगातार चल रहा है। काफ़ी ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित भी हो चुके हैं। खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना,
ये एश्योरेंस जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इस तरह की सेफ्टी और क्वालिटी मेंटेन करने के लिए फूड की वो भी ज़रूरी है। इसके लिए लेबोरेटरीज़ का विकास करना है ताकि अलग-अलग लैब विकसित हों जहाँ पर इसकी टेस्टिंग हो सके, तब आप क्वालिटी और एश्योर कर पाएँगे। जो कच्चा माल है उसकी क्वालिटी भी एश्योर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो अब वेयर हाउसेज़ या जो भी स्पेसेस क्रिएट किए जा रहे हैं वहाँ पर एक छोटी-छोटी लैब भी विकसित की जा रही हैं। ये खाद्य प्रसंस्करण करने वालों के लिए असीमित अवसरों को टैप करने के लिए बहुत अच्छे संसाधन विकसित हो रही हैं। दूसरा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सामान्य तौर पर ये एक समस्या आती है मानव संसाधन यानी ट्रेन्ड मैन पावर की, जिनको इस तरह के प्रशिक्षण प्राप्त हो। अब तक परंपरागत तौर पर इनको प्रशिक्षण दिया जा रहा था, लेकिन अब बहुत स्ट्रैटेजिकली ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किए गए हैं और इनका विकास किया जा रहा है, जहाँ पर नियमित प्रशिक्षण होते रहें और उनका अपग्रेडेशन भी हो और वो न केवल FSI की तरफ से ट्रेनिंग होती है, बल्कि पूरे देश में जो राज्य हैं राज्यों के ज़रिए प्रशिक्षण की स्कीम्स चलाई जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत भी ऐसी बहुत सी स्कीम्स चलाई जा रही हैं। तो ये इनके ज़रिए मैन पावर को तैयार किया जा रहा है। जो CFTRI है उसके लेवल पर भी कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं मैसूर में और उसका एक सेंटर है देवा रोड, लखनऊ में, जहाँ पर इस तरह के कोर्सेज़ चलाए जा रहे हैं, जहाँ फूड साइंस में लोग प्रशिक्षण लेकर के फूड प्रोसेसिंग में काम कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ ने भी इस तरह के बहुत से प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, जो न्यूट्रिशन और वेलनेस से जुड़े हुए हैं, जिसमें ऐसे प्रोसेस्ड फूड को उपयोग में लाया जाता है। प्रोसेसिंग की जब हम बात करते हैं तो उसमें मेडिसिनल जो फूड हैं उनको भी तैयार किया जाता है। प्रोप्राइटरी फूड्स वो भी प्रोसेस होते हैं, लेकिन वो मेडिसिनल बोर्ड के तहत उनको कैटेगराइज किया जाता है, वहाँ उसका काम होता है। अगर हम खाद्य उत्पादों के निर्माण की जब हम PMEGP में बात करते हैं तो उसके लिए एक अलग स्कीम है। उसमें भी इसका प्रसंस्करण के आप काम कर सकते हैं। जो MSME की स्कीम्स हैं उनमें भी बहुत तरह के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। तो इस तरह की स्कीम्स का आप निश्चित रूप से लाभ लें। अब दूसरा है PMFME। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है भारत सरकार का, जिसमें जो प्रसंस्करण उद्योग को एक निश्चित रूप से बढ़ावा देने के लिए इसमें जो सपोर्ट सिस्टम ज़्यादा दिया गया है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ऐसे एडवाइजर्स तैयार किए गए हैं जो आपको प्रोसेसिंग के संबंध में पूरी जानकारी दे सकें। वहाँ की उपलब्ध जो प्रोड्यूस है उस कच्चे माल के ज़रिए आप प्रसंस्करण में जाएँ, क्योंकि 365 दिन आपको अपनी इकाई चलानी है, तो कच्चे माल की उपलब्धता होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कच्चा माल होगा, वहीं आपको किफ़ायती कच्चा माल मिलेगा, तो आप थोड़ी बचत भी कर पाएँगे और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा, स्टोरेज का भी खर्चा लागत के रूप में कम आएगा और इससे आप अपनी यूनिट को वर्ष भर चला पाएँगे। इसलिए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारें हैं, उनके साथ साझेदारी में मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए, यानी जो पहले से जो इकाइयाँ चल रही हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए, उनको और ज़्यादा विस्तारित करने के लिए भी इस स्कीम में फैसिलिटेशन दी जा रही है। तकनीकी और वित्तीय सहयोग के साथ-साथ व्यावसायिक सहायता भी प्रदान की जा रही है। वो इस तरह से कि जो एडवाइज़र्स हैं, वो आपका प्रोजेक्ट प्रपोज़ल बनाने के लिए, जो आपकी यूनिट में कमियाँ हैं, उनके सुधार करने के लिए, बैंकिंग सपोर्ट देने में, बैंक के साथ सहभागिता करने में, अन्य तरह के जो एक्सपर्ट्स रिक्वायर्ड हैं, मशीनरी को खरीदना है तो राइट मशीनरी का चयन आप कर सकें। ऐसा ना हो कि आपसे कोई गलत मशीन का चयन हो जो आपकी इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से आप उसका सदुपयोग न कर पाएँ और आपका पैसा भी फँस जाए। तो इस तरह के एडवाइज़र जिनको उन तरह के उद्यमों की ठीक समझ है, उनको भी एडवाइज़र अपॉइंट किया गया है स्टेट मशीनरी के ज़रिए, वो आपको सपोर्ट करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ हर एक को मिल सकता है। इसके लिए आपको अपने यहाँ उद्यान विभाग में जाके संपर्क करना होगा और आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो एडवाइज़र है उसकी जानकारी लेकर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। सरकार की वेबसाइट जो हैं उन पर भी जाकर के आप इस स्कीम के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये टाइप करना होगा PM फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम, PMFME। आगे बढ़ते हैं। इसमें जो मैंने जैसा कि बताया कि ODOP और गैर ODOP दोनों तरह के प्रस्तावों को शामिल किया जाता है और ये स्कीम 18 साल से ज़्यादा उम्र के किसी भी व्यक्ति के द्वारा अप्लाई की जा सकती है व्यक्तिगत तौर पर। कोई यूनिट है जिसका स्वामित्व है, तो वो भी प्रोप्राइटरशिप के तौर पर भी हो सकती है।
पार्टनरशिप फर्म है वो भी अप्लाई कर सकती है, कोई एफपीओ या एनजीओ भी अप्लाई कर सकती है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप जैसे ग्रामीण आजीविका मिशन के समूह बने हैं या नाबार्ड के समूह या किसी तरह के समूह हैं, वो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, कोऑपरेटिव है वो भी अप्लाई कर सकती है, इवन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है आपकी, तो आप भी इस स्कीम के लिए आवेदन कर सकते हैं और इसमें आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। हाँ, इसमें जो कंपनियां हैं वो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी है। इसमें यानी कि आप जितना पैसा लेंगे उसमें 35% सब्सिडी भी आपको मिलेगी और ये नॉन रिफंडेबल सब्सिडी है, यानी कि आपको वापस नहीं करना है। और इसमें जो है जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो अधिकतम इसकी सीलिंग रखी गई है, जो लाभ आपको मिल रहा है वो अधिकतम 10 लाख तक का रखा गया है, यानी ऋण आप कितना भी लें अधिकतम कोई आपको लाभ जो मिलेगा इस स्कीम में वो 10 लाख तक का मिलेगा। एक और बात ध्यान देने की जरूरत है कि ये स्कीम केवल टर्म लोन पर आधारित है, इसमें वर्किंग कैपिटल का बेनिफिट नहीं दिया जाता। इसमें वर्किंग कैपिटल का एक्सपेंसेस जो आवेदक है उसको खुद कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, जैसे कि पीएमईजीपी है उसमें वर्किंग कैपिटल भी साथ में दिया जाता है, जो भी टर्म लोन है औसतन उसके आधे के बराबर। अब बात करते हैं कि पीएमएफएमई जो स्कीम है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, जिसमें मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की कि आप लाभार्थी का योगदान कम से कम 10% होना ही चाहिए। शेष राशि जो है वो बैंक के ऋण के जरिए प्राप्त होती है और साथ में जो भी परियोजना लागत है, संयंत्र और मशीनरी और तकनीकी सिविल कार्य की लागत उसमें शामिल होती है, लेकिन भूमि का किराया, पट्टा या शेड का निर्माण इसमें शामिल नहीं होता। अमूमन ये देखा गया है कि लोग स्कीम में आवेदन करते हैं, जब स्कीम सैंक्शन हो जाती है, जब फंड्स आ जाते हैं, तब वो ये बात रखते हैं कि साहब इसके लिए हमारे पास वर्किंग शेड तो है नहीं, उसको बनाना पड़ेगा, बनाने के लिए हमें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, तो शेड डालने पड़ेंगे। तो आपको ध्यान रहे कि इस स्कीम में जाने पर ये अनुमन्य नहीं है, जबकि पीएमईजीपी में इसकी अनुमति है। आगे बढ़ते हैं। आपने समझ लिया कि तकनीकी सिविल कार्य पात्र परियोजना लागत के 30% से अधिक नहीं होने चाहिए। कि जो भी आपको सिविल वर्क करने हैं वो एक मशीनरी रिलेटेड टेक्निकल, इसीलिए बोला ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसके लिए ये 30% से अधिक नहीं हो सकते हैं। साथ में आवेदक अन्य प्रासंगिक सरकार के साथ ब्याज, सबवेंशन और टॉप अप कन्वर्जेंस के लिए भी पात्र हैं। यानी कोई यूनिट पहले से चल रही है उसको उन्नयन करना है, उसको अपग्रेड करना है, बड़ा करना है, विस्तारित करना है, तो उसमें अगर पहले से कोई स्कीम ली हुई है तो उसमें टॉप अप भी हो सकता है और उसका फायदा आपको मिल सकता है। साथ में जो योजना है उसके लिए जो ऋण लिया जाता है वो अन्य सब्सिडी से जुड़ी योजनाओं में बैंक ऋण लिया हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर पहले से कोई लोन आपने ले रखा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उससे रोका जाए, आप ले सकते हैं इस स्कीम के तहत। 18 साल की आयु एक उससे अधिक होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, जैसे पीएमईजीपी के लिए कम से कम न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कई बार हम बहुत से ऐसे आवेदक साथी जो जिनकी न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कम होती है, वो आवेदन करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते, लेकिन इस स्कीम ने उनको फैसिलिटेट किया है, चाहे वो पारंपरिक काम करते रहे हों, पुश्तैनी जानकारी रखते हों, उसके वो भी इसमें आवेदक बनकर अपनी इंडस्ट्री को बड़ा कर सकते हैं, अपने उद्यम को बड़ा कर सकते हैं। साथ में ये है कि ये स्कीम स्पेसिफिक स्कीम में एक व्यक्ति ही एक परिवार से लाभार्थी हो सकता है, चाहे वो खुद आप प्राप्त करते हो या आपकी पत्नी प्राप्त करती हो, या अगर आप महिला हैं तो आपके पति प्राप्त कर सकते हैं या बच्चे, यानी फैमिली की जो डेफिनेशन है उसमें कोई एक व्यक्ति ही इसका लाभार्थी हो सकता है। दूसरे जो सदस्य हैं वो दूसरी स्कीम्स में जा सकते हैं, एक ही स्कीम में नहीं हो सकते। तो साथियों, खाद्य प्रसंस्करण के बारे में आपने काफ़ी कुछ जान लिया, समझ लिया, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जो जानना ज़रूरी है वो है लाइसेंसिंग का। यानी जब आप खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उतरने के लिए विचार करते हैं तब आपको विधिक जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी जानना, समझना, उनका अनुपालन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप किसी मुसीबत में न फंसने पाएँ और साथ ही अनजाने में भी कोई ऐसी गलती न कर दें जिससे कि आप दूसरे के जीवन के लिए संकट बन जाए, क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण अपने आप में बहुत से आयामों को शामिल किए हुए होता है, तो कई बार हम अनजाने में भी गलती कर सकते हैं। इसलिए उसका प्रशिक्षण लेना, उसके कानूनों का अनुपालन करना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं लाइसेंसेस की। वो कौन-कौन से आपका अनुमतियाँ हैं जिनको आपको लेना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं
फूड लाइसेंस की। जब भी आप खाद्य उत्पाद का प्रसंस्करण करने की शुरुआत करते हैं तो उसके लिए जो फसाई का लाइसेंस है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसका लाइसेंस लेना बहुत ज़रूरी है। और ये लाइसेंस अलग-अलग स्तर पर जो उद्यमिता आप कर रहे हैं खाद्य प्रसंस्करण की, उसके लिए जारी होता है। इंडिविजुअल के लिए बहुत छोटी इकाई जो नीचे लेवल पर शुरू होती है, मात्र ₹100 में एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसके लिए कोई इंस्पेक्शन नहीं होता। लेकिन इसके ऊपर अलग-अलग स्तर पर जब इकाइयाँ बढ़ती हैं तो उसके लिए मानदंड भी बदलते हैं, उसके लिए आपकी इकाई का फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है ताकि उसमें हाइजीन के जो पैरामीटर्स हैं, उनका अनुपालन तो हो रहा है कि नहीं, आप जो पॉट्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो उचित धातु के हैं अथवा नहीं, या जिस तरह का उत्पाद का प्रसंस्करण कर रहे हैं, उसका कोई केमिकल रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, जिससे कि आपके तैयार खाद्य सामग्री में कोई ऐसी फॉरेन एलिमेंट के तौर पर सामग्री जा रही है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। अथवा कहीं रख-रखाव में कोई आपसे चूक तो नहीं हो रही है, जो आप स्टोरेज कर रहे हैं वहाँ पर किसी तरह के जीवों का संक्रमण तो नहीं है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, चूहे हों, कॉकरोच हों, कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जिनसे आपका खाद्य पदार्थ संक्रमित हो सकता है और आपके स्वास्थ्य के लिए वो हानिकारक हो सकता है और आपके ग्राहकों के लिए भी। तो ये सब जब आप फूड लाइसेंस लेते हैं तो उसमें इन सब का परीक्षण करना, आपको गाइडेंस लेना, इसकी प्रशिक्षण लेना, इसकी ट्रेनिंग लेना, इसको एश्योर करना कि मानकों का आप अनुसरण कर रहे हैं। ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। दूसरा है ट्रेड लाइसेंस, यानी कि जब भी आप जिस तरह का ट्रेड, अगर आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप होटल चला रहे हैं तो होटल का अपना लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। अगर आप कोई फूड कॉर्नर चला रहे हैं उसका अपना लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। तो ये एक अलग है। साथ में अगर आप वो ट्रेडमार्क है तो उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा ताकि किसी और व्यक्ति से या किसी और फर्म या किसी कंपनी से आपका ट्रेड मैच तो नहीं कर रहा है, ताकि भविष्य में किसी तरह के विधिक संकट में आप फँस जाएँ। तो उसके लिए ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन है या फर्म का रजिस्ट्रेशन है, जिस भी प्रारूप में आप जाते हैं उसका रजिस्ट्रेशन है। आपने कोई डिज़ाइन किया है, कोई आपने एक लेआउट डेवलप किया है, तो वो भी कहीं किसी का लिया हुआ ट्रेड तो नहीं है, स्टाइल तो नहीं है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा, अन्यथा आपके लिए मुसीबत हो सकती है। तीसरा है शराब का लाइसेंस। वैसे तो शराब बोलते हैं, चूँकि लीकर को शराब देखते हैं, लेकिन जिसमें भी अल्कोहल होगा, जैसे आप कई ऐसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, या बहुत से ऐसे प्रोसेस हैं जिसमें अल्कोहल इस्तेमाल होता है, तो आप किसी भी मात्रा, किसी भी स्वरूप में अगर अल्कोहल का इस्तेमाल आप कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत है। और साथ में बात आती है फायर डिपार्टमेंट की एनओसी। जिस भी उद्यम को आप कर रहे हैं, वो जो बिल्डिंग है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो प्रोसेसिंग यूनिट है, वहाँ पर अग्निशमन के यंत्र स्थापित हैं कि नहीं, बिल्डिंग अग्निशमन के मानकों पर बनी है या नहीं, उसमें फायर एक्सटिंग्विशर्स एस्टेब्लिश्ड हैं या नहीं, अगर कभी आग लग जाए, क्योंकि प्रसंस्करण में आग का इस्तेमाल होता है, तो कहीं उससे कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है तो उसके प्रिकॉशंस क्या लिए गए हैं, एग्ज़िट के लिए स्पेस अलग से क्रिएट किया गया है या नहीं, अपने जो लोग काम करते हैं उनको फायर एक्सटिंग्विशर्स के इस्तेमाल करने या फायर सेफ्टी के बारे में ट्रेनिंग दी गई है कि नहीं, ये जब सब आप कर देते हैं, तब आवेदन के बाद आपको प्राप्त होती है फायर की एनओसी। तो वो एनओसी भी लेना बेहद ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि खाद्य प्रसंस्करण की इकाइयों में अग्नि का काम होता है या बहुत तरह के इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स का काम होता है। उसमें स्पार्क्स हो सकते हैं, उसमें शॉर्ट सर्किट्स हो सकते हैं, उसमें मशीनरी में ब्लास्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कई प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं जिसमें ओवन इस्तेमाल होते हैं, भट्टियाँ इस्तेमाल होती हैं, बॉयलर इस्तेमाल होते हैं, तो उनके लिए आपको अग्निशमन की लाइसेंस की बेहद ज़रूरत होती है, इसलिए इसको लेना मैंडेटरी है। साथ में अगर आप दुकान खुद विक्रय करते हैं, दुकान बनाते हैं, तो उसमें शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट लगता है और इसके तहत आपको रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। और जिसको आप देखते होंगे, एक सर्टिफिकेट दुकानों में लगा होता है, श्रम दुआ। तो वो जो दुकानें हैं उनके लिए जो कानून है उसके तहत इसमें दुकानों का लाइसेंस पंजीकरण होता है और आपको लेना आवश्यक है। और इसी के साथ, चूँकि आप जो भी उत्पादन करेंगे उसमें कुछ वेस्ट निकलता है, जो एग्री वेस्ट निकलता है, या आपके बाद प्रोसेसिंग के बाद प्रोसेसिंग का वेस्ट निकलता है, या उसमें कुछ केमिकल्स भी हो सकते हैं, या कुछ ऐसे तत्व हो सकते हैं जो जा करके सड़ सकते हैं, बैक्टीरिया को क्रिएट कर सकते हैं, फंगस। तो प्रदूषण रोकने के लिए आपने पोल्यूशन क्लीयरेंस सर्टिफिकेट लिया है या नहीं? आप कुछ रंग का इस्तेमाल करते हैं जो बाहर नुकसानदेह हो सकता है, या उसको आप कैसे निस्तारित कर रहे हैं अपने एग्री वेस्ट को,
ताकि वो प्रदूषण के लिए, चाहे हवा का प्रदूषण हो, चाहे पानी का प्रदूषण हो, चाहे वो किसी अन्य तरह का ध्वनि का प्रदूषण भी हो सकता है, क्योंकि आप कोई मशीनें चला रहे हैं तो उससे कितना साउंड क्रिएट हो रहा है, वो मानकों के विपरीत तो नहीं है। इसके लिए आपको पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है, तो वो भी अगर नहीं है तो कभी भी आपकी यूनिट बंद की जा सकती है। इसके साथ में अगर आप कोई रेस्टोरेंट या कोई ऐसा थीम प्लेस क्रिएट करके आप उसका संचालन कर रहे हैं और वहाँ कोई संगीत इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बजाने के लिए जो कानून है उसके लिए लाइसेंस फॉर प्लेइंग म्यूजिक और वीडियोस दिखाना या बजाना या कुछ भी ऐसा इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए भी लाइसेंस होना चाहिए, क्योंकि वो मनोरंजन कर के तहत आता है। दूसरा, अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आप आमदनी कर रहे हैं, आमदनी कर रहे हैं तो सरकार को टैक्स देना आपकी जिम्मेदारी है। तो इसके लिए आपको टैक्स रजिस्ट्रेशन जितनी भी तरह के हैं उनमें भी आपको रजिस्टर होना अनिवार्य है। और इसके जो अब भारत सरकार ने जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स वो होना बेहद आवश्यक है, तो उसका भी उपयोग आपको करना है। यानी कि जीएसटी का सर्टिफिकेशन आपको लिखना ज़रूरी है। इनिशियल लेवल पर अगर आप 40 लाख के कारोबार से नीचे हैं, बहुत इनिशियल लेवल, तो आप कुछ समय तक उसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। लेकिन ट्रांसपोर्टेशन में अगर आप बल्क प्रोडक्ट प्रोड्यूस ला रहे हैं या बेच रहे हैं तो आपको ई वे बिल बनाना होगा। बिना ई वे बिल के लिए आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत होगी। इसका मतलब जीएसटी आपको लेना अनिवार्य है, भले ही आप नीचे हैं अथवा ऊपर, पेमेंट आप भले न करते हो लेकिन जीएसटी फाइल करना ज़रूरी है। तो इस तरह से ये रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य के तहत आता है। और साथ में जो प्रोफेशनल टैक्सेस हैं अलग अलग तरह के सर्विसेज में, उनको भी पे करना बेहद ज़रूरी है। और साथ में चूंकि आप इंडस्ट्री एक चला रहे हैं जिसमें बहुत से तरह के श्रमिक रोजगार के लोग काम करते हैं, तो उनकी सुरक्षा के लिए, उसके लिए जो देश का कानून है, लेबर लॉज हैं, उनका कंप्लायंस करने के लिए आपका पंजीकरण करना, लेना लाइसेंस बेहद ज़रूरी है। तो श्रम कानूनों के लिए पंजीकरण भी अलग से आपको आवेदन करना होगा। उस आवेदन के तहत जो मानक होते हैं उनकी आपको एफिडेविट सबमिट करनी पड़ेंगी और उसके बाद आपको ये लाइसेंस इशू किया जाएगा। तो ये लाइसेंस भी आपके पास होना ज़रूरी है। और साथ में जो आप कार्मिक आपके पास लगे हैं उन सब का आइडेंटिफिकेशन, वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट्स भी फाइल्स में होने ही चाहिए, कि ताकि कभी भी कोई इंस्पेक्शन हो तो उसके लिए जो मानदंड हैं उनकी पूर्ति भी करना ज़रूरी है। और हाँ, जो बिल्डिंग आप बनाते हैं उसको भी बिल्डिंग बायलॉज वो भी है, उसके तहत आपकी बिल्डिंग आपके उद्यम के निर्धारित मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब आप ऐसा पूरा कर लेते हैं, उसके लिए आवेदन करते हैं, तो आपको बिल्डिंग बायलॉज के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर लाइसेंस भी मिल जाता है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में केवल बिल्डिंग्स नहीं आती हैं, मशीनें भी आती हैं। आपका पूरा जो ढांचागत व्यवस्था जितनी भी हो सकती है वो सब उसके तहत आती है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर में उनका भी मानक के अनुरूप होना ज़रूरी है। हर मशीन की अलग लाइसेंसिंग होती है, तो ये भी देखना होगा कि किस तरह की मशीनों का उपयोग आप कर रहे हैं। आप स्मॉल स्केल में कर रहे हैं या मीडियम लेवल पे कर रहे हैं या मेगा प्रोजेक्ट के तौर पर काम कर रहे हैं। हर स्तर पर अलग तरह की आवश्यकताएं होंगी, और जितनी तरह की आवश्यकताएं होंगी उतनी तरह के लाइसेंसेस इसमें इस्तेमाल में आ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसे ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं जिनके बारे में लाइसेंस की ज़रूरत है, तो वो एडिशनल लाइसेंसेस होते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर इसकी जानकारी आपको नहीं है तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में यात्रा करने से पहले आपकी ये जानकारी जुटाएं, इस पर अमल करके ही आगे बढ़ें। तो खाद्य प्रसंस्करण का ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। आपने इसको जाना, समझा, सीखा, और आगे के सत्र में हम आपके साथ जुड़ करके इस पर और बातचीत करेंगे। अगर आपके मन में जिज्ञासाएं हैं, आपके कुछ प्रश्न हैं, कुछ सवाल हैं, तो उसे नोट डाउन करके रखें। और अगले सत्र में, जिसका ऑनलाइन लिंक जूम का इस वीडियो के नीचे दिया जा चुका है, आप उसे हमारे साथ वार्ता करने के लिए, संवाद के लिए सीधे जुड़ें, और हम आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने में किसी तरह का अवरोध, किसी तरह की दिक्कत, किसी तरह की चुनौती का सामना न करना पड़े। तो मिलते हैं आगे के जूम के सत्र में, लेकिन तब तक के लिए लेते हैं अल्प विराम। धन्यवाद। आज के समय में हर कोई अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचता है, लेकिन सही नॉलेज ना होने के कारण ज्यादातर लोगों का ये सपना एक सपना ही बनकर रह जाता है।
लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप कम पैसों में भी शुरू कर सकते हैं। जी हाँ, बिजनेस पाठशाला के माध्यम से हम आपको मेटल एंड एलॉय से बने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जिनका बिजनेस शुरू कर आप आत्मनिर्भरता की ओर अपना कदम उठा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिजनेस आइडिया से, जो है बारबेड वायर। बारबेड वायर यानी कांटेदार तार एक उपयोगी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जिन्हें खेतों ही नहीं बल्कि बगीचे, मकानों, जंगलों, नर्सरी और रक्षा प्रतिष्ठान, रेलवे, गोदाम आदि जगहों पर भी सुरक्षा के लिए लगाया जाता है ताकि वहां की प्रॉपर्टीज को सुरक्षित रखा जा सके। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसकी डिमांड मार्केट में कभी कम नहीं होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम आपको बारबेड वायर मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी बताएंगे। इस बिजनेस की एक खास बात यह है कि आप इस बिजनेस को स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल या लार्ज स्केल पर बेहद आसानी से शुरू कर सकते हैं। इन वायर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। क्लास 1 वायर काफी थिनेस्ट होती है और साथ ही इसकी लाइफ स्पैन भी कम होती है। क्लास 1 कोटिंग वाला एक तार 8 से 10 साल में सामान्य जंग दिखाना शुरू कर देगा, जबकि क्लास 3 कोटिंग वाला नॉर्मल वायर 15 से 20 साल में जंग दिखाएगा। इन शॉर्ट, ये बिजनेस आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल बिजनेस है क्योंकि बारबेड वायर की डिमांड कभी कम नहीं होने वाली। अगर आप इस बिजनेस को 2 से 2.5 मेट्रिक टन पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए 3000 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 7 से 10 लोगों की जरूरत होगी जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आपके प्लांट को भी अच्छे से रन कर पाए। वहीं इलेक्ट्रिसिटी के तौर पर आपको मशीन्स के साथ पूरी इंडस्ट्री को रन करने के लिए लगभग 8 से 10 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होगी। अब रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप इस बिजनेस को 24 से 30 लाख में आसानी से शुरू कर सकते हैं और साथ ही 15 से 20% तक का अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है स्टेनलेस स्टील वॉच स्ट्रैप। रिस्ट वॉच बड़े पैमाने पर लोगों के लिए एक बेसिक नेसेसिटी बन गई है। इसका इस्तेमाल, इसका उपयोग जीवन के सभी क्षेत्रों में लोगों द्वारा किया जा रहा है, जैसे मेल, फीमेल, एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, यंग एंड ओल्ड आदि। इन वॉच की खासियत यह है कि अपने शाइनी सरफेस की वजह से एक एलिगेंस लुक देती हैं। आजकल आम जनता द्वारा उपयोग किए जाने वाले वेरियस डिजाइन्स में वॉच स्ट्रैप यानी पट्टियां बनाई जाती हैं। स्टेनलेस स्टील के बर्तनों के निर्माताओं से आवश्यक गेज का स्क्रैप निश्चित रूप से उपलब्ध है। ये इन वस्तुओं को वर्जिन स्टेनलेस स्टील शीट या कॉइल से बनाने की तुलना में अधिक लाभदायक है। रिस्ट वॉच की बढ़ती डिमांड को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर आप स्टेनलेस स्टील वॉच स्ट्रैप का बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके लिए हर लिहाज से इस बिजनेस में सिर्फ फायदा ही फायदा है। अगर आप इस प्रॉफिटेबल बिजनेस को 200 से 300 पीसेस पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आप इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ 13 से 18 लाख में शुरू कर सकते हैं और 30 से 35% का अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट की बात तो कर ली, लेकिन इसके साथ आपको 3000 से 3500 स्क्वायर फीट एरिया, 11 से 15 मैन पावर और पूरे प्लांट को रन करने के लिए 10 से 15 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं हमारे अगले बिजनेस आइडिया की, जो है जीपी बकेट। जीपी बकेट यानी कि बाल्टी से भला कौन परिचित नहीं होगा। जी हाँ, आपके घरों में भी एक नहीं बल्कि अनेकों बाल्टियां इस्तेमाल में लाई जाती होंगी और आप खुद भी अपने दैनिक जीवन में बाल्टी का कई बार इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका निर्माण कैसे किया जाता है और इसका बिजनेस आपके लिए कितना फायदेमंद साबित हो सकता है। जीपी शीट कई उद्योगों में व्यावसायिक उपयोग के अलावा ग्रामीण घरों में उपयोग किए जाने वाले सामान्य बर्तनों में से एक है। इसका उपयोग ड्रिंकेबल मिल्क और अन्य खाद्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए किया जाता है और साथ ही ये डेयरी उद्योग में भी कार्यरत है। इसका उपयोग हर प्रकार के पाइप और केबल ट्रेंचिंग के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह रोबस्ट, स्ट्रॉन्ग और स्टर्डी यानी मजबूत होना चाहिए। ये न केवल जियोग्राफिक रीजन बल्कि अर्बन हाउसेस में भी इनका वाइड स्कोप है, यानी इस बिजनेस से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा मिलेगा। अगर आप इस बिजनेस को 240 से 300 बकेट्स पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए 2000 से 2500 स्क्वायर फीट एरिया के साथ 9 से 11 लोगों की टीम यानी मैन पावर की जरूरत पड़ेगी
और साथ ही इस प्लांट को रन करने के लिए 30 से 35 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन आपको चाहिए होगा। अब बात आती है कि इस बिजनेस के लिए लागत क्या आएगी और मुनाफा कितना मिलेगा। तो आपको बता दें कि आप इस बिजनेस को 13 से 18 लाख में काफी आसानी से शुरू कर सकते हैं और इसकी बढ़ती डिमांड के कारण आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का मुनाफा भी कमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे आखिरी बिजनेस आइडिया की, जो है डंबल मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। डंबल एक वेट ट्रेनिंग डिवाइस है जिनके कई पेयर्स या इंडिविजुअल डंबल शामिल होते हैं। इन डंबल्स का ज्यादातर इस्तेमाल जिम में किया जाता है। डंबल का उपयोग करने के कई लाभ हैं। वो कई अलग अलग मसल्स को एक्टिवेट करते हैं और मसल ग्रोथ को स्टिमुलेट करते हैं। ये मसल फोर्स और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में सुधार करने में मदद करते हैं। इसी के साथ डंबल्स आपके मसल्स और जॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेशन और स्टेबिलिटी को बढ़ावा देते हैं। आजकल लोग अपनी फिटनेस पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिम के साथ साथ लोग अपने घरों में भी डंबल्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। ऐसे में आप खुद ही सोचिए कि इस फास्ट ग्रोइंग बिजनेस को अगर आप 1000 से 1200 केजी पर डे कैपेसिटी के साथ शुरू करते हैं तो आपको इस बिजनेस के लिए 3000 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। और जाहिर है बिना मैन पावर के आप इस बिजनेस को शुरू नहीं कर सकते, तो आपको लगभग 10 से 12 लोगों की टीम की रिक्वायरमेंट होगी। वहीं पूरे प्लांट को मशीन्स के साथ रन करने के लिए 50 से 60 किलोवाट इलेक्ट्रिक कनेक्शन चाहिए होगा। रही बात इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिटेबिलिटी की, तो आप 30 से 35 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ इस बिजनेस को आसानी से शुरू कर सकते हैं और साथ ही आप इस बिजनेस से 15 से 20% तक का मुनाफा कमा सकते हैं। तो ये था आज का बिजनेस आइडिया। उम्मीद है कि आपके लिए ये सेशन फायदेमंद साबित हुआ होगा। अब हम जुड़ेंगे जूम सेशन पर, जिसका लिंक आपको यूट्यूब चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आज के टॉपिक को लेकर कोई भी जरूरी सवाल है तो जूम सेशन पर जरूर जुड़िएगा, जहां अपने सवाल आप सीधा एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं और अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं।